आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं SCERT बुक को। आप सभी को मालूम होगा कि BPSC के तहत जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार में टीचर का, तो उसमें जो सिलेबस रखा गया है वह रखा गया है SCERT बुक को। और इसी क्रम में आज हम लोग 7वें बुक को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो 7वां बुक जो आज हम लोग कवर करेंगे वह है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन। यह जो बुक है कक्षा 7 के लिए आती है भाग 2 करके। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं, यही आपका बुक है। और इस बुक में टोटल जो है 12 चैप्टर दिया गया है। तो इस 12 चैप्टर में जितने भी फैक्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए दृष्टिकोण से, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और साथ में एक्स्ट्रा इसमें जितने भी फैक्ट है जो रिलेटेड है उसको भी हम लोग साथ में कवर करेंगे, ताकि इसके इर्द गिर्द भी क्वेश्चन पूछता है तो आपसे नहीं छूटे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि 3 से लेकर 8 तक अगर हम बात करें तो टोटल आपको 15 जो बुक है वह SC SST यानी आपके GK GS के लिए पढ़ना है। तो आज हम लोग 7वें बुक को ख़त्म करने जा रहे हैं। बाकी जो 8 बज जाता है, ऐसे ही धीरे धीरे पूरा कोशिश है कि ख़त्म कर दिया जाए कैसे भी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो यहाँ पे इस बुक में चैप्टर दिया गया है लोकतंत्र में समानता के बारे में, चलिए इसको कवर करते हैं। लोकतंत्र के समानता में देखिए, आपको मालूम होगा गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका और इन्होंने भी वहाँ पे अफ्रीकियों से और यहाँ पे अमेरिकियों के बीच में रहकर ये काले गोरे को यहाँ के भेद को मिटाया था। तो लोकतंत्र में समानता के बारे में इनकी भी चर्चा थी जब ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो आपको मालूम होगा गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में गए थे और फिर 1915 में ये आपके वापस आ गए थे। और ये गए थे कहाँ पे आपको, तो ये देखिए यहाँ पे ये भारत का मैप है। तो यहाँ से ये गए थे डरबन। तो ये डरबन में गए थे। तो यहाँ पे डरबन में इनको बुलावा आया था। ये कंपनी थी वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। और इसी कंपनी के जो मालिक थे सेठ अब्दुल्ला, और इनके साथ एक मित्र भी थे इस कंपनी में, वह थे अब्दुल करीम झावेरी। तो इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था गांधी जी को कि आइए हमारे यहाँ और एक केस हम पे किया है उसको यहाँ पे सुलझाइए। तो यहाँ पे ये केस लड़ने गए थे। जब ये पहुँचे 1893 में दक्षिण अफ्रीका डरबन में, तो वहाँ पे एक बंदरगाह था नटाल बंदरगाह, यहाँ पे पहुँचे। और यहाँ पे इस कंपनी के जो मालिक थे खुद आने आपको सेठ अब्दुल्ला, यहाँ पे इनको रिसीव करने आए थे और फिर ये ले गए थे यहाँ से। तो यहाँ पे जो केस था वो केस क्या था, यहाँ पे केस यही था कि जो शेख अब्दुल्ला थे और एक इनके जो अपोजिट में केस लड़ रहा था वह था हाजी खान सैयद हाजी खान। तो इन्हीं के बीच में केस चल रहा था और यही था कि 40,000 पाउंड का जो है लेन देन था। तो यहाँ पे यह केस चला और इसमें गांधी जीत गए थे। और गांधी जीतने के बाद धीरे धीरे सैयद हाजी खान ने जो है अब शेख अब्दुल्ला को $40,000 पाउंड जो है यहाँ पे धीरे धीरे करके चुका दिया था। तो ये तो था केस। अब आपके बुक में दिया गया था देखिए मृत्सबर्ग घटना। तो गांधी जी का मृत्सबर्ग घटना क्या था, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने लगे थे और वहाँ पे धीरे धीरे फेमस हो गए थे ये। और उसके बाद जब ये एक दिन का समय आया और ये डरबन से जो है प्रिटोरिया जा रहे थे, तो डरबन और प्रिटोरिया के बीच में ही पड़ता है मृत्सबर्ग। और ये जो मृत्सबर्ग है वह नटाल की राजधानी थी। तब यहाँ से गांधी जी जो है यहाँ पर डरबन से निकले और ये पहुँचे मृत्सबर्ग स्टेशन पे। तो गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा इनको ट्रेन से उतार दिया गया था और बोला गया था तुम काले हो, तुम इस ट्रेन में नहीं बैठ सकते हो फर्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे गांधी जी टिकट के बावजूद भी इनको यहाँ से हटा दिया गया था। तभी गांधी जी ने यहाँ पे मन में ठान लिया था कि हम यहाँ पे जब तक है तब तक ये लड़ते रहेंगे और यहाँ पे जो काले गोरे का जो भेद है, यहाँ पे नस्ल भेद है, उसको यहाँ पे हम मिटाएंगे। तो इसलिए लोकतंत्र में समानता यहाँ पे दिखने को मिलती है और ये गांधी जी के द्वारा यहाँ पे एक आपको ऐतिहासिक कदम था। तो यही था मृत्सबर्ग घटना। तो यहाँ से इतना ही याद रखिएगा, मृत्सबर्ग था आपको दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ये नटाल की राजधानी थी। और ये गांधी जी जब गए थे वहाँ पे तो आप देख लिए। अब आपके बुक में देखिए अगला यहाँ पे दिया गया था आपके बुक में कि मिड डे मील के बारे में पढ़ना था। तो मिड डे मील को ही अब बोला जाता है PM पोषण योजना। तो जो मिड डे मील शुरुआत हुई थी वह आपको 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था, लेकिन इसको 2021 में क्या किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे यहाँ पे PM पोषण कर दिया गया है इसको। तो मिड डे मील को नाम बदलकर PM पोषण कर दिया है। तो यहाँ पे इसका नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कब हुआ था, तो 21 में। और यहाँ पे देखिए मिड डे मील में आप भोजन करते हैं और भोजन जो है हमारे शरीर में पाचन होता है भोजन का, तो पाचन और 95 इस तरह से कुछ जो है आपका याद रख सकते हैं। अब देखिए आपके बुक में एक और घटना दिया गया था, वह था नागरिक अधिनियम आंदोलन जो अमेरिका में हुआ था। इसी को बोलते हैं सिविल राइट मूवमेंट। इसकी शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 1955 को। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था, तो इसका पीछा उद्देश्य यही था कि अफ्रीकी और अमेरिकी लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव को
ख़त्म करना और दक्षिणी देश में मतदान का अधिकार पुनः स्थापित करना, ये अधिनियम का जो है उद्देश्य था। यानी यह जो अधिनियम अमेरिका में चल रहा था, ये आपको अफ्रीकी और अमेरिकी के बीच में यहाँ पे चल रहा था। और इसको लेकर एक घटना घटी, इसी के बाद यह अधिनियम आया। तो वो घटना क्या था? घटना यही था कि यहाँ पे एक देखिए रोजा पार्क्स है। रोजा जो पार्क्स है वो अफ्रीका के रहने वाली थी, एक लेडीज़ थी। ये जो अफ्रीकी व्यक्ति थी, अफ्रीकी व्यक्ति को मालूम होगा, इनको यहाँ पे अश्वेत बोला जाता है। ये जो अफ्रीकी है, मालूम होगा अफ्रीका में जो है लोग काले रहते हैं, तो इनको अश्वेत बोलाते हैं। और जो अमेरिका के व्यक्ति है उसको बोलते हैं श्वेत, यानी उजला। तो यहाँ पे जो राजा पार्क्स थे, ये थे अफ्रीकी, ये लेडीज़ थी, अफ्रीकी थी। एक दिन ये बस से यात्रा कर रही थी अमेरिका में, और यात्रा करने के दौरान क्या हुआ कि इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, और जो बस में रिजर्व में एक सीट होता है जो आपको केवल ये श्वेत के लिए था, यानी अमेरिकन के लिए था। तो ये जाकर जो राजा पार्क्स है यहाँ पे बैठ जाती है, जिससे यहाँ पे बैठने के बाद क्या होता है कि ये जो अमेरिकी व्यक्ति है उसको यहाँ पे सीट नहीं मिल पाता है, जिससे हंगामा होता है। और ये जो अमेरिकी व्यक्ति है वो सीधे बस को लेकर चल जाता है थाना में, और वहाँ पर केस होता है। और केस होने के बाद क्या होता है, इसमें बहुत अफ्रीकी और अमेरिकियों के बीच में बहुत व्यापक आंदोलन होता है। और फिर ये घटना जब घट जाती है तो आंदोलन के बाद 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम के द्वारा जो है श्वेत और अश्वेत के बीच में जो नस्लीय भेदभाव था उसको यहाँ से हटा दिया जाता है। तो यही आपका था घटना जो था यहाँ पे नागरिक अधिनियम आंदोलन कहाँ पे चला, तो अमेरिका में। और ये घटना हुआ था 1955 में, और 1964 में जो है नागरिक अधिनियम जो है यहाँ पे लागू कर दिया गया था, और श्वेत और अश्वेत के बीच में यहाँ पे भेदभाव को ख़त्म कर दिया गया था। तो ये चीज़ें आपके बुक में दी गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिगर भी दिया गया था आपके बुक में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। पहला चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरा चैप्टर है राज्य सरकार। राज्य सरकार में देखिए क्या क्या हो दिया था। तो यहाँ पे दिया गया था कि राज्य सरकार के स्तर कितने होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। और ये चीज़ें हम लोग पिछले जो 6ठा क्लास का पॉलिटी आया था उसमें भी ये दिया गया था। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो आता है केंद्र सरकार, ये आपको देश में होती है, राज्य में होती है आपको राज्य सरकार। और फिर किसी स्थानीय जगह पर शासन करती है वो स्थानीय सरकार कहलाती है। तो ये आपको उसमें दिया गया था। और आपके बुक में पूरा जो है विधानमंडल के बारे में पढ़ना था, जैसे इसमें विधानसभा और फिर जो विधान परिषद के बारे में। तो इसको हम लोग पूरे अच्छे से कवर करेंगे। आपको मालूम होगा जो देश के लिए कानून बनाती है सेंटर में, वह होती है संसद। जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार एक राज्य में जो होता है विधानमंडल का काम होता है। संसद जो होता है वो देश के स्तर पे कानून बनाता है, और जो विधानमंडल होता है वह राज्य के स्तर पे कानून बनाता है। जिस प्रकार संसद के 2 भाग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार जो है विधानमंडल के भी 2 भाग होते हैं, एक विधान परिषद और विधानसभा। यानी यहाँ पे देखिए एक जो है संसद या देश के लिए है और विधानमंडल राज्य के लिए। बाकी अगर हम सोचें तो इसमें लगभग काम आपका सेम है। जैसे संसद का जो ऊपरी सदन होता है उच्च सदन, उसको हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, और निचली सदन होता है लोकसभा बोलते हैं। उसी प्रकार विधानमंडल का जो है उच्च सदन होता है उसको हम लोग विधान परिषद, और निचली सदन को विधानसभा बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक ट्रिक याद रखते हैं तो हमेशा के लिए इसका जो है अनुच्छेद याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक ट्रिक याद रखना है, सरला और 79, 80, 81, बस इतना ही अगर याद रखिएगा तो आपका जो विधानमंडल है, विधान परिषद है, विधानसभा, ये याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, सरला, 100 से देखिए संसद, र से राज्यसभा और ल से आपका लोकसभा, और 79, 80, 81 आपको याद रखिएगा। यानी संसद का अनुच्छेद 79 है, राज्यसभा का 80 है और लोकसभा का 81 है। अब यहाँ पे अगर इसको याद हो गया तो आपको चुटकी में बिना रटे हुए आपको पूरा ज़िंदगी भर याद रहेगा कि विधानमंडल का अनुच्छेद कितना होता है, विधान परिषद कितना होता है, विधानसभा का कितना होता है। केवल इसमें आपको क्या जोड़ना है, तो 89 जोड़ना है, 89, और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये जो आपका संसद वाला जो ट्रिक है आपका सरला, ये आपको 95% बच्चों को याद रहता है कि हाँ संसद का आपको अनुच्छेद कितना है, राज्यसभा कितना है, लोकसभा कितना है। और यही इसके अपोजिट में देखिएगा ये वाला विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा का, तो यहाँ पे 5% बच्चों को याद रहता है कि हाँ विधान परिषद का कितना अनुच्छेद है, विधानसभा का कितना है। तो बस आज के बाद समझ लीजिए कि ये रेशियो बराबर होने वाला है, क्योंकि अब सबको याद होगा जो वीडियो देखेगा। सीधे याद रखिएगा आपको संसद में सरला और इसमें 89 जोड़ना है, 89। तो यहाँ पे 89 वाला ट्रिक वाला हम एक अलग वीडियो ही बना दिए हैं अनुच्छेद वाला, कि आपको 89 जोड़ने पर कौन कौन सा अनुच्छेद जो है आपका सीधे पता चल जाएगा। तो बहुत ईजी है, जब आप पढ़िएगा तो उसको गारंटी देते हैं पूरा याद हो जाएगा। जैसे आपको मालूम होगा कि 72 जो अनुच्छेद आता है वह राष्ट्रपति का क्षमादान है, और ये वाला सबको याद होगा, लेकिन राज्यपाल क्षमादान किसी को याद नहीं होगा। तो इसमें केवल आप क्या जोड़ दीजिए, 89 जोड़ दीजिए और आपको आ जाएगा। तो ऐसा ट्रिक बहुत सारा बना है, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में। अब हम यहाँ पे याद हो गया आपका।
अब हम चलते हैं आगे। जैसे देखिए विधानसभा के बारे में आपके पढ़ना है आपके बुक में, तो आपको मालूम होगा जो प्रत्येक जो राज्य है वो कई सारे विधानसभा क्षेत्र में बटे हुए हैं। जैसे अगर हम बिहार की ले लें, क्योंकि बिहार पढ़ रहे हैं, तो बिहार में आपके बुक में दिया गया था, तो बिहार जो है 243 विधानसभा क्षेत्र में बटा हुआ है। और जितने भी विधानसभा क्षेत्र होते हैं उसमें एक विधायक चुने जाते हैं, यानी आपको जितने विधानसभा क्षेत्र है उतने आपके बिहार में विधायक है। तो 243 विधानसभा है, उतना ही आपके विधायक है। ये जो विधायक होते हैं, जब देखिए चुनाव जाता है विधायक, तो ये जाते हैं आपको कहाँ पे, विधानसभा में, और वहाँ पे सदस्यता कई वहाँ पे सदस्यता लेते हैं। तो इसलिए जितने भी विधायक होते हैं वह विधानसभा के सदस्य होते हैं। अब यहाँ पे चुनाव जब होता है विधानसभा का, तो आप सुने होंगे बहुमत दल क्या होता है, यानी बहुमत दल से कोई पार्टी सरकार बना लिया या गठबंधन सरकार बना लिया है। तो ये चीज़ें क्या होती है आप सभी को अधिकतर मालूम होगा, लेकिन इसमें जितने भी लेडीज़ है या बहुत कोई भी जिनको नहीं मालूम है उसको भी जानना यहाँ पे जरूरी है। चलिए हम अच्छे से कवर करते हैं। सबसे पहले देखिए बहुमत दल क्या होता है। तो कुल विधानसभा क्षेत्र में जिस राजनीतिक दल को कुल निर्वाचन क्षेत्र, यानी मान लीजिए कोई विधानसभा में जो है यहाँ पे कोई राजनीतिक दल खड़ा हो रहा है और जितने भी निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे बिहार में 243 निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पे 243 सीट में से समझ लीजिए कि आधा से ज़्यादा सीट पर जो राजनीतिक पार्टी वहाँ पे जीत जा रहा है, मान लीजिए जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी खड़ा हो रहा है आपको बिहार में, और इसको क्या होता है, अगर यह 243 पूरा सीट है उसका आधा से एक भी ज़्यादा, यानी आपको 121 होगा, आपको 243 का 21.5, तो यानी आपको 122, मान लीजिए आपको कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, वह अगर 122 सीट अकेले जी जाती है तो समझ लीजिए वह बहुमत दल कहलाएगा, यानी उसको आधा से ज़्यादा सीट मिल गया और वह राजनीतिक दल क्या होगा, आपका यह बहुमत दल कहलाएगा। और अगर बहुमत दल प्राप्त हो गया तो वह अकेले सरकार बना लेगा। तो यही आपका होता है बहुमत दल। जैसे आपको केंद्र में देखिए, केंद्र में जो लोकसभा का चुनाव होता है वहाँ पे बीजेपी जो है आपका बहुमत दल से सरकार बनाई है, तो ये आपको क्या है, ये बहुमत दल हो गया। और एक होता है गठबंधन। गठबंधन में क्या होता है कि बहुत सारा पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। जैसे कई बार ऐसा होता है, देखिए कि चुनाव में कि कोई दल है उसके पास अधिक सीट मिली है, लेकिन क्या आपको 121 यानी 121 से कम मिला है। तो उस स्थिति में क्या करता है, वह जो पार्टी है वह दूसरे जितने भी राजनीतिक पार्टी है उससे मिलकर एक नई सरकार बनाती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं महागठबंधन या गठबंधन। यानी आपको एक से ज़्यादा लोग मिलकर यहाँ पर सरकार बनाई है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग गठबंधन वाली सरकार। तो बिहार में भी क्या है, आपके महागठबंधन ही है। जैसे देखे होंगे आपको जो सरकार बनी है वो अनेक सारे पार्टी मिलकर बनाई है। नीतीश कुमार हो गए आपको जदयू से, जैसे आपको आरजेडी से हो गए आपके जो उप मुख्यमंत्री है, वो सब मिलकर सरकार बनाए हैं। तो आपको ये क्या हो गया, आपको ये महागठबंधन की सरकार हो गया। तो ये चीज़ें दी गई थी। और आपके बुक में अगर हम बात करें तो आपके बुक में पिछले चुनाव का जो है, आपके बुक में 2001 का ही चुनाव का दिया गया था विधानसभा का, कि कौन कौन सा पार्टी कितना सीट जीता है। लेकिन अगर आप इस एग्जाम में देखिएगा तो इसमें जो पिछला चुनाव हुआ है आपके 2020 में हुआ था विधानसभा का चुनाव, तो उसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें अगर बीजेपी का, तो बीजेपी टोटल आपको 74 सीट जीती थी, और आपके जो इसमें एक और पार्टी थी जो सबसे ज़्यादा सीट जीती वह था 75। तो यहाँ पे आरजेडी और आपके इसमें जो राजद है और जो भाजपा है, ये दोनों मिलकर आपको टोटल जो है यहाँ पे देख लीजिए बीजेपी 74 और आपको आरजेडी 75 सीट यहाँ पे हासिल की थी। तो एग्जाम में जो मेन है, जैसे पूछ सकता है, जैसे जदयू है तो जदयू जो है 43 सीटों पर विजय प्राप्त की है। उसके वजह से देखिए वीआईपी है तो वो 4 सीटें जीती है, हम जो है 4 जीती है, आरजेडी देखिए लिए 75 सीटें जीती है। कांग्रेस कितनी जीती है, तो कांग्रेस जो है यहाँ पे बिहार में 19 सीटें जीती थी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन सा पार्टी आपके बुक में, क्योंकि 2001 वाला दिया था तो यहाँ पे हम 2020 वाला शामिल किए हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम आगे चलेंगे, और इसके साथ आपको एक और चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 वाला, वो आपको 17वीं विधानसभा का चुनाव था। और साथ में अभी ये भी मालूम होगा जो वर्तमान में लोकसभा चल रहा है वो भी आपको 17वीं लोकसभा ही चल रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे, आपका इसमें पढ़ना है राज्यपाल के बारे में, क्योंकि आपका बुक जो है राज्य के बारे में पढ़ना है। तो राज्यपाल के बारे में देखिए क्या क्या दिया गया था आपके बुक में, कि राज्य का जो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो आपको राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और एक चीज़ें आपको बताया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको है कि अनुच्छेद 155 के अनुसार यही बताया गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 153 में है, जो इनका एक बार बनते राज्यपाल होंगे एक प्रत्येक राज्य में एक, और फिर आपको 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं।
और यहाँ पे आपको एक संशोधन हुआ था जो राज्यपाल से संबंधित है कि 7वां संविधान में यह बताया गया था संशोधन करके 1956 द्वारा कि एक ही जो व्यक्ति है वह एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। जैसे हम यह भी देखे हैं कि 155 में लिखा गया था अनुच्छेद आपको संविधान में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य जो है राज्यपाल होगा, लेकिन 153 में बताया गया था ये, लेकिन यहाँ पे संशोधन किया गया 1956 में 7वां संविधान संशोधन, और इसमें बता दिया गया कि एक व्यक्ति दो से या एक या आपके दो राज्यों के भी राज्यपाल हो सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान में भी ऐसा बहुत कोई व्यक्ति है जो 2 राज्यों का जो है राज्यपाल है। तो इसलिए अब संविधान में संशोधन किया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 7वां संविधान संशोधन 1956 याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए राज्यपाल का योग्यता क्या है, तो यहाँ पे मालूम होगा कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष हो गया हो और किसी भी जो सदन का वो सदस्य नहीं हो। याद रखिएगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो वही व्यक्ति बनेगा। और फिर इसका कार्यकाल आपको मालूम होगा कि राज्यपाल की जो कार्यकाल होता है वह आपको राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। राष्ट्रपति जब चाहेगा वो आपको हटा सकता है, लेकिन इनकी नियुक्ति आपको ऐसे मनाई थी कि 5 वर्षों के लिए होती है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब चाहेगा इसको हटा सकता है। अब यहाँ पे देखिए इसका शपथ के बारे में, तो यानी आपको राज्यपाल के शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल का शपथ जो है हाई कोर्ट के जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनके द्वारा दिलाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको नियुक्तियाँ के बारे में, यानी आपको राज्यपाल जो है किसकी नियुक्ति करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो मुख्य सचिव होते हैं, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य जो होते हैं जितने भी, यानी आपको बीपीएससी जितना निकालता है एग्जाम, उस सब का जो नियुक्ति है आपको राज्यपाल के द्वारा होता है। लेकिन एक बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछता है एग्जाम में कि जो राज्य लोक सेवा का जो सदस्य या अधिकारी होता है उसको किसके द्वारा हटाया जाता है, तो वो हटाते हैं राष्ट्रपति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल, लेकिन हटाता कौन है, राष्ट्रपति। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए राज्यपाल के शक्ति और कार्य को भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको पुस्तक में दिया गया था। तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जितने भी संवैधानिक देखिएगा आपको नियम बनता है उसमें इसका प्रमुख होता है। यहाँ पे इसका जरूरी होता है आपको जो है विधानमंडल में बनना। उसके बाद देखिए राज्य के समस्त कार्यपालिका का कार्य जो होता है वो राज्यपाल के नाम से ही होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सभा से उसकी मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। और फिर आपको राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय के कितने भी होते हैं विश्वविद्यालय उसके कुलाधिपति होते हैं। तो ये चीज़ें इसका जो है शक्ति और कार्य हो गया। अब यहाँ पे देखिए राज्यपाल का यहाँ पे देखिए कुछ अनुच्छेद है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखिएगा, पहला अनुच्छेद है 213 और ये है राज्यपाल का अध्यादेश। आप सबको याद होगा, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आपको 90% व्यक्ति को मालूम होगा कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह कितने अनुच्छेद करता है, तो वह करता है 1, 2, 3 यानी 123। अब 123 अगर याद है तो इसमें सीधा 90 जोड़िए और आपको आ जाएगा 213 और ये हो जाएगा राज्यपाल का आदेश। यानी देश में जो काम आपका राष्ट्रपति कर रहा है वही काम आपको क्या राज्य में कर रहा है राज्यपाल। लेकिन अनुच्छेद क्या है, तो वहाँ पे आपका 123 है और यहाँ पे आपका 213 है, तो केवल यहाँ पे 90 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। वहाँ पे आपको बताए हैं 89 जोड़ना है और यहाँ पे बता रहे हैं 90 जोड़ना है, तो थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे होंगे। तब यहाँ पे कन्फ्यूजन को दूर कैसे कीजिएगा, मान लीजिए आपका 89 अगर जोड़ रहे हैं तो अगर वह 200 से पार अगर जा रहा है तो उसमें हम लोग 90 जोड़ेंगे, लेकिन अगर 200 से पहले आ रहा है तो उसमें हम लोग 89 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इसका एक डिटेल क्लास किया गया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। पॉलिटी का आपका ऑलरेडी क्लास हो चुका है। जैसे अगला अनुच्छेद देखिए, यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 161 में यहाँ पे अधिकार है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति का। यहाँ पे क्षमादान राज्यपाल वाला हम बता रहे हैं कि 5% लोगों को भी याद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 90% ज़्यादा व्यक्तियों को मालूम होगा कि जो राष्ट्रपति क्षमादान करता है वह 72 में करता है। तो 72 याद है, तो यहाँ पे केवल 89 जोड़िए, कितना आ जाएगा देख लीजिए 161 आएगा और 161 जो है राज्यपाल का क्षमादान है। तो बस आपको 89 और 90 दो खेले हैं, 89 और 90 वाला। तो यहाँ पे बहुत सारा अनुच्छेद आपको केवल इसी ट्रिक से याद हो जाएगा। और खुद हम ट्रिक बनाए हैं आपको अपने से, और आपके लिए वीडियो भी डाला गया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और एक और अनुच्छेद है 163 और इसमें है राज्यपाल को मंत्री परिषद से सलाह और सहायता की जो शक्ति है वह आपको राज्यपाल का अधिकार है। चाहे वह माने या ना माने वो अपने ऊपर है, भले सलाह ले सकता है लेकिन माने या ना माने वह उसके ऊपर है। तो ये 163 में कहा गया है। उसके बाद देखिए राज्य विधान परिषद में विधान परिषद के जो कुल सदस्य होते हैं उसका जो संख्या जितना भी होता है वह 1/6 भाग जो है सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे, तो विधान परिषद में। तो ये चीज़ें थोड़ा याद रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे। अगला यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पे दिया गया राज्यपाल से संबंधित कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं जैसे देश में होता है संसद में कोई भी कानून बनाने के लिए वहाँ पे राष्ट्रपति का कानून यानी हस्ताक्षर वहाँ पे जरूरी होता है। उसी प्रकार यहाँ पे
राज्य में भी होता है। राज्य विधानमंडल छत्रावसान और विघटन करना किसका हाथ में है? तो आपको राज्यपाल का है। जैसे देखते होंगे आपका जैसे राष्ट्रपति आपको आता है संसद का छत्रावसान और विघटन करना, वहीं पर इसी प्रकार राज्यपाल भी विधानमंडल में यानी छत्रावसान और विघटन कर सकता है, ये अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 356 के तहत मालूम होगा आपको राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसके लिए सिफारिश करने का भी अधिकार जो है मिला गया है किसको? तो वह मिला है राज्यपाल को। तो ये राज्यपाल से इतना याद रखिएगा। और यहाँ पे विधानमंडल के बारे में हम देख लिए हैं। अब आपके बुक में पढ़ना था विधान परिषद के बारे में, क्योंकि बिहार में विधानसभा मालूम हो आपको है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार विधान परिषद के बारे में पढ़ने में। आपको मालूम होगा टोटल बिहार में जो है 6 ही आपको ऐसे राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है, और उसमें एक आपका राज्य बिहार भी है। तो यहाँ पे बिहार के बारे में पढ़ना जरूरी है। आपको मालूम होगा जो बिहार विधानसभा और ये विधान परिषद है, यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है राज्य का विधानमंडल को। और यहाँ पे जो विधान परिषद है वो उच्च सदन होता है, जैसे देश में होता है राज्यसभा, और उसी प्रकार राज्य में होता है विधान परिषद। तो चलिए विधान परिषद और विधानसभा को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम विधान परिषद के बारे में, क्योंकि विधान परिषद जो है आपके राज्य में है, तो ये आपको उच्च सदन हो गया। और इसका अनुच्छेद विधान परिषद का कितना है अभी आपको बताया है, जोड़कर निकालना है 89, तो 169 और 171 जो है इसका अनुच्छेद आता है। ये आपको मेन 169 है, तो ये आपको देख चुके हैं। जैसे बताए थे सरला वाला ट्रिक 79, 80, 81, तो आपको 79 आपका हो गया क्या? तो संसद। फिर राज्यसभा हो गया आपका क्या? तो आपको 80। तो यहाँ पे 80 में 89 जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा कितना? तो विधान परिषद वाला आ जाएगा, यानी 169 आ जाएगा। आपको विधान परिषद जितने भी होते हैं उसमें न्यूनतम संख्या कितना रखा गया है? तो विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो होती है वह 40 रखी गई है। और अधिकतम संख्या कितना होगा? तो अधिकतम संख्या ये बताया गया है कि उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे अगर हम बात कर ले बिहार में जितना भी आपका विधानसभा का सीट है उसके जो 1/3 है उससे ज़्यादा जो है आपके विधान परिषद में सदस्य नहीं होगा। तो यहाँ से याद रखिए कि विधान परिषद में सबसे अधिकतम सीट कितना, अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है और न्यूनतम सदस्य कितना हो सकता है, ये आपके बुक में दिया गया है विधान परिषद के बारे में। इसलिए आपको हम इस क्वेश्चन से बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखिए विधान परिषद का जो चुनाव होता है वह कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता इसमें भाग नहीं लेता है, और यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। और इसका जो कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन क्या होता है कि परंतु इसमें प्रत्येक दूसरे साल 1/3 सदस्यों को यहाँ से हटा दिया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और वर्तमान में देखिए किस किस राज्य में जो है आपके विधान परिषद है? तो तेलंगाना में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और आंध्र प्रदेश में है। और इसका ट्रिक भी है, आम उत्तर प्रदेश में बिकते हैं। तो यहाँ से इसको याद रखिएगा, आम उत्तर प्रदेश में बिकते हैं। तो आपको पूरा जो है यहाँ पे याद रहेगा। जैसे यहाँ से आंध्र प्रदेश म से, यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से एक आपका खुद उत्तर प्रदेश, और फिर आपका यहाँ पे देखिए बिकते से याद रखिएगा आपको क्या? तो यहाँ पे बिकते से नहीं, आपको ते से यहाँ पर तेलंगाना हो जाएगा, और यहाँ पे क से कर्नाटक हो जाएगा, और बी से यहाँ पे बिहार हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा, तो हमेशा के लिए याद रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं विधानसभा का। जैसे विधानसभा है आपको उसी प्रकार विधानसभा, जैसे अगर हम बात करें जैसे राज्य में देश में होता है लोकसभा, उसी प्रकार राज्य में होता है विधानसभा, और ये प्रत्येक राज्यों में होता है। जैसे ये आपका निम्न सदन, और इसको हम लोग प्रथम सदन में बोलते हैं। और यहाँ पे इसका अनुच्छेद है कितना? तो 170। और इसमें अधिकतम संख्या कितना हो सकता है किसी भी राज्य की विधानसभा में? तो आपको 500, और न्यूनतम संख्या यहाँ पे 60 हो सकता है। और ये 371 के अनुसार यहाँ पे कुछ कम भी हो सकता है जो प्रावधान किया गया है। जैसे बहुत सारा राज्य है जहाँ पे 40 जो है इसका 40 से यानी 60 से कम भी जो है यहाँ पे न्यूनतम संख्या विधानसभा में होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे गोवा में है तो गोवा में 40 ही है, मिजोरम में भी 40 है विधानसभा में क्षेत्र, उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में 40 है, और सिक्किम में 32 है। तो ये सब का एक अलग जो है अपवाद में आता है, और इसका अनुच्छेद 371 के तहत ये रखा गया है सुविधा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पे जो विधानसभा का चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, और ये कार्यकाल इसका 5 वर्षों का होता है। तो यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में आप समझ लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे आपका तीसरा चैप्टर है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं दिया गया था, लेकिन चलिए इसमें जो दिया गया है इंपॉर्टेंट दिया गया है। जैसे इसमें आपके बुक में बिहार के शिक्षा की स्थिति के बारे में दिया गया था। तो बिहार के जो शिक्षा की स्थिति है वो आपको नवीनतम जो इधर आया है आपका डाटा जो अभी चल रहा है 2011 के अनुसार जनगणना,
उसके अनुसार हम लोग बात करेंगे। जैसे बिहार में साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% बिहार का कुल है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर कितना है, तो 71.2% और महिला का है 51.5%। तो ये चीज़ें आपको जनगणना जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी जो है जनगणना से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बिहार का जो जनगणना और भारत का जनगणना दोनों को तुलना करके पढ़ना है और एग्ज़ाम देने जाना है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और बिहार में अगर हम बात करें साक्षरता के बारे में, तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर बिहार में है वो रोहतास जिला का है, और सबसे कम जो है आपके पूर्णिया का है। जबकि हम पूरे केंद्र में बात करें बिहार का स्थान जो है आपको शिक्षा के स्तर में, तो ये आपको पुरुष या अगर हम महिला की बात करें दोनों के तौर पे, तो सबसे निचले पावदान पर यानी बिहार का जो है शिक्षा रेट है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब आपके बुक में दिया गया था शिक्षा का जो है मौलिक अधिकार यानी शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में दिया गया था। चलिए हम इसको अच्छे से कवर करते हैं। शिक्षा का जो अधिकार बना था वो आपको बाद में मौलिक अधिकार बन गया था। तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था, और वह किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में संविधान संशोधन हुआ, और फिर आपके 2009 में जाकर शिक्षा का जो अधिकार है उसके लिए एक नियम बनाया गया यानी अधिनियम बना। और फिर इसको अधिनियम के बाद जो है 1 अप्रैल 2010 को बिहार में जो है शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया, और इसमें यह लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क जो शिक्षा है वह प्रदान की जाएगी। ये जो पहले आपको देख रहे हैं कि संशोधन हुआ है, तो संशोधन होने पर ही आपको, जब संशोधन हो गया तो समझ लीजिए आपको ये नया चीज़ करके दिया गया है संविधान में। तो इसके पहले भी कहीं था, यानी जो पहले का जो शिक्षा का अधिकार था वो आपको नीति निर्देशक तत्व में आता था अनुच्छेद 45 के तहत। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आप याद रखिए। जैसे पढ़िएगा नीति निर्देशक तत्व तो देखिएगा उसमें अनुच्छेद 45 में कुछ नहीं है, क्योंकि इसको हटा दिया गया है और ये वर्तमान में आपका शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे अध्याय 4 में पढ़ना था समाज में लिंग भेद। तो इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़नी है। जैसे समाज में जो लिंग भेद अभी वर्तमान में भी चलता आ रहा है या पहले से चलता आ रहा है, तो लिंग के भेद के बारे में याद रखिए कि लिंग के अनुसार या जाति के आधार या धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है वो अनुच्छेद 15 के तहत होता है। अनुच्छेद 15 में आपका प्रावधान दिया गया है कि इसके तहत, अनुच्छेद 15 के तहत भारत में कोई भी जो है जाति, लिंग या वेशभूषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और यहाँ पे कुछ समाज के द्वारा जो है निर्धारण कर दिया गया है कि हाँ समाज में जो है यही काम आपका पुरुष करेगा या आपको, और महिला जो है यही काम करेगी। तो उसके आधार पर जैसे आपके बुक में दिया गया था, ज़्यादा इसमें कुछ पॉइंट है नहीं। जैसे दिया गया था कि हाँ लड़की या खेलने वाला खेल का निर्धारण कर दिया गया है समाज में कि हाँ लड़की जो है यही खेल खेलेगी। जैसे लड़की को क्रिकेट खेलने से मना कर दिया गया है। उसके बाद देखिए लड़कों के लिए खेलने वाला खेल का निर्धारण, ये सब कौन करता है? आपको सरकार या कोई चीज़ें नहीं करती है, ये खुद जो है समाज के द्वारा ये निर्धारित की गई है कि हाँ लड़की जो है केवल यही कपड़ा पहनेगी, लड़का जो है केवल यही कपड़ा पहनेगा। तो ये समाज में जो लिंग भेद है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा दिया गया था। जैसे आपके बुक में देखिए अभ्यास दिया गया था। यहाँ पे देखिए सामान्यतः एक घर में लड़का और लड़की के रूप में कौन ये काम करता है। तो हमको ये पढ़ के तो हंसी आया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए घर में कोई मेहमान आ रहा है, तो उसके लिए गिलास में पानी कौन लाता है? तो गिलास में पानी कौन लाएगा? आपको लड़का लाएगा। तो ये समाज के द्वारा निर्धारित है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़का लाएगा। अब जिसे घर में लड़का नहीं है कौन लाएगा? लड़की लाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए माँ के बीमार होने पर डॉक्टर को कौन बुलाता है? तो आपको अधिकतर लड़का बुलाता है। तो ये समाज के द्वारा निर्धारण है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़का बुलाएगा। उसके बाद देखिए घर के खिड़की और दरवाजे की सफाई कौन करता है? तो हमको तो हंसी आ रहा है। घर में खिड़की है, दरवाज़ा है, तो इसके लिए कोई निर्धारित नहीं है कि हाँ लड़का ही करेगा या लड़की ही करेगी। ये आपको समाज एक निर्धारण कर दिया गया है कि हाँ घर में जो घर का कार्य होगी वो लड़की करेगी। तो ऐसा बात नहीं है, लड़का भी करता है, लड़की भी करती है। उसी प्रकार बहुत सारा ऐसा सवाल दिया गया था कि हाँ पिताजी की मोटरसाइकिल साफ़ करने में मदद कौन करेगा? बाज़ार से चीनी कौन खरीद के लाएगा? किसी मेहमान के आने पर घर का दरवाज़ा कौन खोलेगा? तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको लोग ही करे। ये चीज़ें सब जो है आपके समाज के द्वारा निर्धारित की गई है। उसी प्रकार यह बुक था, ये चैप्टर था, इसमें बाकी चीज़ें नहीं दी गई थी। अध्याय 5 में देख लिए, इसमें 5 में बढ़िया पॉइंट दिया गया है। अध्याय 5 में है समानता के लिए महिलाओं का संघर्ष। चलिए इसको देखते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस के बारे में दी गई थी आपके बुक में, वो कौन थी? किरण बेदी थी। तो यहाँ पे आप किरण बेदी को देख सकते हैं, क्योंकि समानताओं के लिए महिलाओं के द्वारा बहुत सारा संघर्ष किया गया और उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे बनना पड़ा। जैसे किरण बेदी जो है एग्जाम्पल बनी महिलाओं के लिए कि हाँ महिला भी पुलिस बन सकती है। तो ये चीज़ें समानता के लिए यहाँ पर दिखा रही है महिला। तो ये चीज़ें हो गई। उसी प्रकार आपके बुक में दी गई थी कि भारत की पहली महिला बस ड्राइवर कौन थी। तो आपके बुक में कोई दूसरा नाम दिया गया था, जब हम नेट पे सर्च किए तो वो बसंत कुमारी आ रही थी। तो ये बसंत कुमारी के बारे में याद रखिएगा। और इसके बारे में लिखा गया था कि बसंत कुमारी जो थी वो भारत के तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में एक बस चालक के रूप में यह प्रसिद्ध हुई थी। तो यहाँ पे इसके बारे में याद रखिएगा। आपके बुक में जो दिया है वो गलती दिया है। आगे चलेंगे।
अगला आपका यहाँ पे दिया गया है बुक में कि भारत में 83% जो ग्रामीण महिला है वह खेतों में काम करती है। याद रखिएगा, बिहार की बात हो रही है। 83% महिला जो है खेतों में काम करती है और महिलाओं को व्यापक आंदोलन के जो बाद है बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए। जैसे महिलाओं को शुरू में बहुत अधिकार नहीं दिया गया था, जब वे आंदोलन की तो उसके बाद इनको अधिकार दिया गया। जैसे वोट देने का अधिकार पहले महिलाओं को नहीं था, साक्षरता का जो अधिकार है वो महिलाओं को नहीं था। देख सकते हैं बिहार में जो है सबसे निचला रेट जो है आपको बिहार में महिलाओं की शिक्षा के बारे में है, यानी शिक्षा रेट के बारे में। तो ये सब चीज़ें आपको बयां करती है बिहार के बारे में। और उसके बाद देखिए बिहार में जो है लेडीज़ों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा दहेज के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन हुआ था। वह हुआ था 1980 के दशक में। लेकिन फिर भी वर्तमान में देखिएगा दहेज जो है आपको पूरा खुला लिया जाता है, जो यानी इसके नियम जो भी इसके बनाते हैं नियम वही इसका पालन करते हैं। जैसे देखिए पुलिस या कोई भी जो है आपका जो सरकार ही है आपका ये नियम बनाती है कि हाँ दहेज नहीं लेना है, लेकिन खुद अपना बेटा बेटी की शादी करता है तो लेन देन होता रहता है। उसके बाद देखिए एक और इसमें बुक में दिया गया था कि घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं द्वारा आंदोलन करने पर 2006 में जो है घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून कब बना था, तो 2006 में बना था। यानी घरेलू हिंसा से परेशान होकर, जैसे देखिए घर में महिला लोग जो थी किसी घर में दारू पी के आने पर या किसी बात को लेकर या दहेज नहीं देने पर जलाने या उसको परिताड़ित किया जाता था, तो ये इसके लिए कानून बना 2006 में, जिसको हम लोग बोलते हैं घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून 2006 में आया था। तो यहाँ पे यानी महिलाओं को छेड़छाड़ के चलते, छेड़छाड़ यानी 6 से याद रखिएगा, छेड़छाड़ कीजिएगा उत्पीड़न कीजिएगा तो 6 में यानी 2006 में ही कानून बना था। तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं। आगे हम देखेंगे अब चिपको आंदोलन। आपके बुक में सीधा दे दिया गया था चिपको आंदोलन और एक आपका पोस्टर दे दिया गया था, बाकी चीज़ें जो है उसमें कुछ नहीं दिया गया था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। जो चिपको जो आंदोलन है यहाँ पे यह पेड़ से संबंधित है। आपका एक उत्तराखंड में जिला था चमोली, यहाँ पे चमोली में पेड़ काटा जा रहा था, तो यहाँ पे जितने भी महिलाएं थी वो पेड़ को ऐसे लिपट के आती थी और वो पेड़ काटने नहीं देती थी। इसमें लेकर बहुत सारा आंदोलन हुआ था और बहुत सारे महिलाओं को यहाँ पे मौत भी हो गई थी, घायल भी हो गई थी। तो यहाँ पे यही चीज़ कहलाती है चिपका आंदोलन। चिपको आंदोलन यानी आपको पेड़ से चिपक जाता था लोग। और यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। कहाँ पे हुआ था, तो उत्तराखंड के चमोली जिला यहाँ पे शुरू हुआ था। और इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थी जो प्रमुख है, इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का। पूछता भी है कि चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है। इसके साथ अन्य भी थे, जैसे कॉमरेड गोविंद हो गए, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत हो गए, चंडी प्रसाद भट्ट हो गए और श्रीमती गौरा देवी हो गई। तो यहाँ पे इन चारों नामों को याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में इसमें चारों नाम देकर और इसमें एक हटाने छोड़ इसमें कुछ नहीं दे, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रख सकते हैं आप लोग। आगे देखेंगे हम लोग अब अध्याय 6। अध्याय 6 में दिया गया है मीडिया और लोकतंत्र। तो यहाँ पे मीडिया के बारे में मालूम होगा। मीडिया क्या है, तो समाज के विचारों एवं खबरों का आदान प्रदान जो है आपको मीडिया के द्वारा होता है। और इसके मीडिया के स्रोत क्या है, तो समाचार पत्र के माध्यम से मीडिया मिलता है, यानी पत्रिका है, रेडियो चैनल, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग समाचार का ये आपका स्रोत हो गया। और मीडिया को ही क्या बोलते हैं, तो जन संचार या मास मीडिया कहते हैं। ये आपके बुक में दिया गया था, तो इम्पोर्टेंट होगा। और मीडिया को मालूम होगा, जो मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और पहला, दूसरा, तीसरा स्तंभ इसमें क्या है, तो लोकतंत्र का पहला स्तंभ जो है आपका जो हो, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपके विधायिका हो गए, तो ये आपके 3 हो गए। और चौथा जो हो गए आपके चौथा स्तंभ कहे जाते हैं मीडिया। तो यहाँ पे ये मीडिया के बारे में याद रखिएगा। एक और चीज़ आपके बुक में दिया गया था मनरेगा के बारे में। तो चलिए मनरेगा के बारे में पढ़ लेते हैं। मनरेगा जो है इसका फुल फॉर्म दिया गया था, तो एग्जाम में सीधा पूछ सकता है मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना। ये जो आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना है, यानी जो मनरेगा है, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको रोज़गार मिलता है गांव में व्यक्तियों को। तो रोज़गार कितने दिनों का मिलता है, तो 100 दिनों का रोज़गार मिलता है। और न्यूनतम मजदूरी कितना रखा गया उसमें, यानी 220 रुपये, यानी एक दिन कमाइएगा तो 220 रुपया जो है आपको मनरेगा की तरह मिलता है। देखिए गांव में जो अभी कोई गांव में काम होता है, जैसे नहर खुदा रहा है, पेड़ लग रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो मनरेगा के तहत उसमें काम मिलता है। और उसमें न्यूनतम मजदूरी 220 रुपये रखा गया है और आपको 100 दिन एक व्यक्ति को काम उसमें देता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई जो मुखिया है अपने पैसा कमाने के लिए यहाँ पे पैसा उठा लेता है दूसरे के नाम पर, और पैसा नहीं देता है और काम भी नहीं देता है। तो ऐसी चीज़ें आपको आम बात है। और इसका शुरुआत हुआ था कब, तो मनरेगा जो शुरुआत हुआ था आपको 2005 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे मनरेगा के बारे में। एक जो इम्पोर्टेंट दिया गया था आपके बुक में, तो ये जो मनरेगा था आपको 2009 से पहले इसका नाम हुआ करता था नरेगा। तो 2009 में इसको मनरेगा कर दिया, यानी इसको म जोड़कर इसमें आपको क्या कर दिया गया, तो मनरेगा कर दिया गया। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे। अगला आपके बुक में दिया गया था कि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को बोलने और अपने विचार रखने की जो है स्वतंत्रता दी गई है, और उसी का फ़ायदा उठाती है आपके मीडिया।
और ये जो चीज़ें अधिकार दी गई है तो अनुच्छेद 19 के तहत दी गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और एक और चीज़ आपके बुक में दिया गया था अपन समाचार। अपन समाचार का फुल फॉर्म होता है ऑल वुमेन्स न्यूज़ नेटवर्क, तो आपके ये बुक में दिया गया था। और बिहार में एक भयंकर आई थी 2008 में, तो कब आई थी, तो 18 अगस्त को आई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। और ये 5वीं क्लास के EVS में भी इसका चर्चा है कि बिहार में बाढ़ कब आया था, तो आपको कब आया था, तो 18 अगस्त 2008 को आया था। आगे हम देखेंगे अध्याय 7 में है विज्ञापन और समझ। तो विज्ञापन आपको मालूम होगा, विज्ञापन में यानी प्रचार करना यानी एडवर्टाइजमेंट। और ये क्या चीज़ होती है, तो एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित या अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाने के लिए एक ब्रांड नाम दिया जाता है और उसे विशिष्ट पहचान जो है इसके सहायता से मिलती है, इसलिए लोग विज्ञापन कराते हैं। जैसे विज्ञापन के तौर पे आपके बुक में एक चीज़ दिया गया था आपको, इसमें क्रीम के बारे में, जो गोरा होने वाला क्रीम है। तो यहाँ पे बताया गया है गोरा होने वाले क्रीम के बारे में। देखिए कि त्वचा में एक जो है पदार्थ होता है जिसका नाम है मेलेनिन। तो मेलेनिन एक पदार्थ होता है जो हमारे त्वचा को जो है रंग का जो है निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति कितना सांवला है या गोरा है। तो ये निर्धारित करता है हमारे शरीर के अंदर जो होता है मेलेनिन। तो ये जो मेलेनिन होता है यह एक आपको पराबैंगनी किरणों से बचाता है। और मेलानिन अगर शरीर में आपका ज़्यादा है तो समझ लीजिए आप सांवला है, यानी अगर आप सांवले हैं तो समझ लीजिए आपका जो शरीर में है जो मेलानिन है वह ज़्यादा है, और जो कम है मेलानिन उसके शरीर में वो समझ लीजिए वह थोड़ा गोरा है। तो यहाँ पे कोई भी जो आइस क्रीम होता है जब लगाते हैं, फेयर लवली या कोई भी क्रीम हो, फेयर हैंडसम हो, तो वो क्या होता है, वो जो मेलानिन होता है वो उसको मात्रा को ना ही कम कर सकता है और ना ही बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे लोग लगाता क्यों है और लगाने के बाद थोड़ा गोरा क्यों हो जाता है, तो यहाँ पे क्रीम जो याद रखिए, कोई भी आप क्रीम लगा रहे हैं वो मेलानिन का जो कलर है उसका जो है वो आपको उसको इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी उसको नहीं लगाने से ना कोई फ़ायदा है ना घाटा। फ़ायदा तो है ही नहीं। फ़ायदा इसमें क्या होता है, यानी आप देखते होंगे जब ये मेलानिन के कलर को जब नहीं बदल रहा है तो लोग गोरा कैसे हो जाता है। तो गोरा इसलिए होता है क्योंकि गोरा होने वाले क्रीमों में एक रसायन होता है जो हमारे चेहरे पे जितने भी बाल होता है, जो सुनहरा बाल होता है, उसको थोड़ा चमकीला कर देता है और कुछ समय के लिए लगता है कि हमारा चेहरा साफ़ हो गया। यही काम करता है क्रीम। याद रखिए क्रीम जो है आपको सुंदर नहीं बनाएगा, क्रीम जो है मेलानिन की वजह से सुंदर बनिएगा। अगर शरीर में आपका मेलानिन कम है तो समझ लीजिए आप थोड़ा क्या है, आपका वाइट कलर है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे अध्याय 8। अध्याय 8 में आपको कुछ नहीं दिया गया था, आसपास के बाज़ार के बारे में दिया गया था कि यहाँ बाज़ार है, जैसे दिया गया था कि यहाँ गांव की दुकान है, गांव की दुकान में क्या सामान मिलता है, कीमत कितना रहता है। ये चीज़ आपके एग्जाम में तो पूछेगा नहीं। जैसे हाट हो गया तो बाज़ार में क्या मिलता है, शहर की दुकान में क्या मिलेगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या मिलेगा। यहाँ पे बाकी चीज़ इसमें कुछ नहीं था। एक चीज़ दिया गया था साप्ताहिक बाज़ार के बारे में। तो सप्ताह में एक बार अगर बाज़ार लगता है तो उसको हम लोग साप्ताहिक बाज़ार बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे अध्याय 9। अध्याय 9 में जो है इसमें बाजार श्रृंखला और ख़रीदने और बेचने की कड़िया के बारे में चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको यह बुक में मखाना के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था, क्योंकि मखाना जो है बिहार में ज़्यादा उत्पादन होता है, तो यहाँ पे यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मखाना की अगर हम बात करें तो मखाना जो है तालाब में उपजता है, यानी आपको तालाब में उपजने वाला यह एक जलीय उत्पाद है। और भारत का जो 85% मखाना उत्पादन होता है वो बिहार में ही होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार में जो मखाना का उत्पादन होता है कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये सब जो क्षेत्र है वहाँ पे ये मखाना उगाया जाता है। और याद रखिएगा 85% जो मखाना है केवल जो है कहाँ पे, तो बिहार में उपजता है। अब मखाना का प्रयोग कहाँ होता है आपको मालूम होगा। मखाना जो है हम लोग जो व्रत त्यौहार में भी इसका उपयोग करते हैं, पूजा पाठ में करते हैं, हवन सामग्री में भी देखिएगा धूप के साथ रखा हुआ होता है, या हम लोग इसको खाना या नाश्ता के रूप में भी जो है आपका इसका प्रयोग करते हैं। यह जो मखाना होता है यह आपका पोषक तत्व से भरपूर होता है और इसमें औषधि गुण भी पाया जाता है। और आपको मालूम होगा जहाँ पे ये उगाया जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में भी। और मखाना की जो खेती है वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें एक होता है गुड़ियों को बहुत पीट कर फिर आपको निकाला जाता है, तो बहुत ही मेहनत वाला काम है। और मखाना की जो खेती करता है वो प्रायः जो मछुआरा समुदाय के लोग हैं, क्योंकि ये जलीय में पाया जाता है जल में, तो जल से निकालने के लिए मछुआरों को ज़रूरत पड़ती है। तो ये खास करके मछुआरा समुदाय के जो लोग हैं वहीं इसकी खेती करते हैं। और गुड़ी से मखाना, जो गुड़ी मखाना होता है, एक होता है गुड़ी मखाना का जो कच्चा फल होता है उसी को हम लोग गुड़ी बोलते हैं, और इसी गुड़ी से जो है मखाना बनता है। तो ये आप मखाना देख सकते हैं, मखाना से जो है आपके बुक में इतना पॉइंट दिया गया था। अब आगे चलेंगे हम लोग, चलो मंडी घूमने। यहाँ पे चले मंडी घूमने है अध्याय 10। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है और ये आपको देख कर ही जाना है एग्जाम में। जैसे देखिए इसमें दिया गया था कि चावल जो है बिहार का प्रमुख खदान है, आपको मालूम भी होगा। और आपके बुक में दिया गया था MSP, यानी आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में दिया गया था। तो MSP क्या होता है,
यानी न्यूनतम प्रणाली क्या होता है, तो यह मूल्य जो है आपका जो एमएसपी जो निर्धारित होती है सरकार द्वारा करती है, यानी यह मूल्य फसल के लिए सरकार के द्वारा किसानों के हित में देखते हुए निर्धारित की जाती है, वह आपका होती है एमएसपी। यहाँ पे यह फसल के लिए की जाती है, किसके द्वारा, तो सरकार के द्वारा। यहाँ पे याद रखिए एमएसपी देख लिए। अब आपके बिहार जो बुक में दिया गया था कि बिहार के धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है। जैसे आपका ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, यानी अब ये आप वाला जो एरिया देख रहे हैं ये वाला जो एरिया को हम लोग बोलते हैं धान का कटोरा। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि धान का कटोरा किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे यानी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र आपके बुक में दिया गया था, तो यहाँ से याद रखिएगा। और इस क्षेत्र में आपका कौन कौन सा जिला आता है, जैसे देखिए रोहतास हो गया, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर। तो ये जो चीज़ है आपके आपका जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है ये कहा जाता है क्या, तो आपके बिहार के धान का कटोरा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने का चांस है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे थे ये वाला जो क्षेत्र है आपका दक्षिण पश्चिम, ये जो है कुल बिहार का 30% जो चावल जो है अकेले उत्पादन करता है, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। उसी प्रकार हम बात करें गेहूं उत्पादक क्षेत्र के बारे में, तो गेहूं जो उत्पादक क्षेत्र है वो आपका रोहतास हो गया, चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, भोजपुर, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर और गया में जो है गेहूँ उत्पादक क्षेत्र है। ऐसा बात नहीं कि दूसरी जगह पर नहीं होता है, लेकिन ये सब एरिया में आपके ज़्यादा होते हैं। उसके बाद देखिए सरसों उत्पादक क्षेत्र। सरसों के बारे में, उत्पादक के बारे में हम बात करें तो बिहार में आप दिया गया था कि पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और रोहतास में जो है सरसों की खेती ज़्यादा होती है। बिहार जो है मक्का का जो है प्रमुख उत्पादक राज्य है, और यहाँ पे मक्का जो उत्पादन होता है वो बिहार में पूर्वी बिहार और कोसी इलाका जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे आगे, आपके बुक में दिया गया था कि पटना का में जो दीघा है वहाँ दीघा पे एक होता है आम जिसको बोलते हैं हम लोग दूधिया मालदेव, और भागलपुर का जरदालू आम। ये दोनों जो है अपने स्वाद और सुगंध के लिए फेमस है बिहार में, याद रखिएगा। दूधिया आम कहाँ पाया जाता है, तो आपके पटना के दीघा में, और जरदालू आम तो सब तरफ पाया जाता है, लेकिन ये भागलपुर का बहुत फेमस है, तो याद रखिएगा। भारत के कुल लीची का उत्पादन जो है बिहार में 80% होता है, या बहुत ज़्यादा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम होगा कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन होता है वह कहाँ पे होता है, तो वह होता है मुजफ्फरपुर ज़िला में, और यहाँ पे मुजफ्फरपुर का शाही लीची बहुत फेमस है। उसके बाद देखिए केला उत्पादक क्षेत्र बात हो रहा था, तो केला का उत्पादन जो होता है वह वैशाली क्षेत्र, नवगछिया और भागलपुर, यानी हाजीपुर के साइड में बहुत सारा केला होता है जो वैशाली में आता है, तो वैशाली क्षेत्र, नवगछिया और भागलपुर जो है केला उत्पादक राज्य में है। और पूरे राज्य का जो है यानी बिहार में टोटल 50% केला का उत्पादन अकेले ये आपको तीनों क्षेत्र करता है, यानी वैशाली, नवगछिया और भागलपुर, तो याद रखिएगा। और गया जो है बिहार की गन्ना, यहाँ पे गया नहीं गन्ना, जो गन्ना जो है बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसल है, तो इसको भी याद रखिएगा। और जूट के बारे में बात करें तो जूट जो है वो बिहार में प्रमुख फसल है। और जैसे अगर हम बात करें जूट का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में जो है जूट बहुत सारा उगाया जाता है। और पूर्णिया में एक जगह है जिसका नाम है गुलाब बाग जो है वो आपको जूट की एक बहुत बड़ी मंडी है, और इसी मंडी में जो है बहुत सारा जूट मिलता है, तो यह पूर्णिया में पड़ता है। और याद रखिए जूट का उपयोग कहाँ करते हैं, रस्सी बनाने में, बोरा बनाने में जो है जूट का उपयोग आता है। तो इस जूट के बारे में देख लिए। अब हम बात करेंगे अध्याय 11 में है समानता के लिए संघर्ष। इसमें दिया गया था एक आंदोलन जिसका नाम है गंगा बचाओ आंदोलन। इसका शुरुआत हुआ था 1998 में कानपुर से, और यह किया गया था रामरोता राय के द्वारा, तो यहाँ से याद रखिएगा। और आपके बुक में दिया गया था फरक्का बांध। जो फरक्का जो बांध होता है वह किस नदी पर बनाया गया है, तो वह गंगा नदी पर बनाया गया है, आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे चले तो आगे आपके बुक में दिया गया था कि जीने के न्यूनतम आधारों की समाप्ति से ग्रस्त मछुआरों के द्वारा अपने हक के लिए संघर्ष का जो ऐलान किया गया था 1982 में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था, तो कहलगांव के एक कागजी टोला है वहीं से किया गया था मछुआरों के द्वारा, तो याद रखिएगा। और संघर्ष के बाद क्या हुआ था कि 1990 में यहाँ पे गंगा नदी पे सुल्तान से पैरीपैंती तक जो है मुगल काल से चले आ रही जमींदारी व्यवस्था को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था। कब, तो 1990 में, तो याद रखिएगा। और न्यूनतम आधारों की समाप्ति के लिए ग्रस्त मछुआरों ने कब आंदोलन किया था, तो 1982 में किया गया था कहलगांव से। 1998 में सरकार के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया कि आपको राज्यों से जो है जल टैक्स यहाँ पे हटा दिया गया, वाटर टैक्स को, कब, तो 1998 में। आपके बुक में दिया गया था आगे कि ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज के बैनर तले दलित जातियों के लिए उत्थान के लिए प्रभावशाली जो है यहाँ पे आंदोलन किया गया था। कौन, तो ज्योतिबा फुले किसके लिए, तो आपको दलित जातियों के लिए। उसी प्रकार विनोबा भावे जो जुड़े हुए किनसे है, तो आपको भूदान आंदोलन से है। ये विनोबा भावे भूदान आंदोलन के द्वारा जो है भूमि किसको दिलाने के लिए यहाँ पे समर्थन किया गया था, जो जिसके पास भूमि नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ज्योतिबा जो फुले थी वो दलित समाजों से यानी जुड़ी हुई थी, और विनोबा भावे भूदान आंदोलन से। उसी प्रकार एक थी सावित्रीबाई फुले। तो सावित्रीबाई जो फुले थे
वह महिला शिक्षा और समानता के लिए जानी जाती है। यानी सावित्री फुले जो है वह महिलाओं को शिक्षा और समानता दिलाने के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो ये आपके 3 जो है आपके बुक में नाम दिया गया था। अब हम बात करेंगे अध्याय 12। अध्याय 12 में कुछ ज़्यादा चीज़ें दी गई नहीं थी। यहाँ पे आपको सड़क सुरक्षा के बारे में दिया गया था कि सड़क पर सुरक्षा कैसे होती है, किस तरफ चलना चाहिए, क्या देखकर क्या इशारा होता है। जैसे आपका उसमें इंडिकेटर देखकर, जैसे पहला देखिए आपके समझ लीजिए कहीं पे अगर ऐसा चिन्ह दिख रहा है तो समझ लीजिए आपका जो है रास्ता दीजिए, यानी आपको रास्ता मांग रहा है। ऐसे दिखा रहा है तो समझ लीजिए आपको रास्ता यानी गिव वे का प्रतीक है। अगर आपको देखिए ऐसा अगर फिगर है तो ये आपको बताता है कि यह जो आपका रोड है वह एक दिशा मार्ग है, यानी ये 1 वे ट्रैफिक है। 1 वे ट्रैफिक में से देखिए यानी आपको इसमें केवल ये तीर दिखाई दे रहा है, यानी यह जो रास्ता है वह केवल इधर जाएगा, इधर आपको जाने के लिए नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई आपका एक दिशा मार्ग यानी 1 वे ट्रैफिक। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे बैलगाड़ियों का आना मना है, यानी आपको ऐसे कर दिया और इसको काट दिया, यानी यह मना है। यानी इसके बीच में दिया है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी मना है। अगर इसमें सिगरेट देता है तो समझ लीजिए आपको सिगरेट पीना मना है। मोबाइल देता है तो समझ लीजिए मोबाइल चलाना मना है। तो वो काट रहा है तो समझ लीजिए मना है। जैसे देखिए अगला जो फिगर है 4 नंबर, ऐसे गोल कर दिया है और आपको बीच में काट दिया है और ऐसे करा है, यानी आपको इधर जो मुड़ना है वो मना है, आपको ऐसे नहीं मुड़ सकते हैं। उसी प्रकार अगर देखिए आपको राइट साइड नहीं यहाँ पे मुड़ सकते हैं। ये चीज़ें आपको निर्देशित करता है रोड पे, तो समझ लीजिए बाएं रह कर चलना अनिवार्य, यानी आपको रोड के बाईं तरफ चलना है। उस पर देखिए यहाँ पे लिख दिया अनिवार्य साइकिल मार्ग। अगर यहाँ पे साइकिल यहाँ पे केवल जा सकता है, यहाँ पे ऐसे अगर गोल कर देता, ऐसे काट देता तो यहाँ पे ये साइकिल इसमें नहीं जाता। यहाँ पे देखिए आपको इधर घूम रहा है बाएं तरफ, यानी बायां मुड़ गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये बाएं घुमावदार, यहाँ से जाकर घूम जा रहा है तो ये बायां घुमावदार हो गया। तो ये आपको सिंपल चीज़ है। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे बनाया है ये शंकरा पुल का फिगर है, जैसे यहाँ पे देखिए इसे बना दिया और ये शंकरा मतलब ये पतला पुल है। यहाँ पे देखिए आपको ऐसा बना रहा है, यानी आदमी काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत बेसिक है, थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा आपको याद हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देख लिए जैसे, तो यहाँ पे आपको ये समाप्त होता है। 12 चैप्टर था, आपको आखिरी चैप्टर था ये और समाप्त हो गया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। और PDF लेना है तो आप टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइए, स्टूडेंट जेल खाना, और सर्च कीजिए। और वहाँ पे जो नंबर दिया गया है 94 70 80 29 31, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन जा रहा है इसी नंबर से जाएगा। अगर आपके पास दूसरे नंबर से कॉल या आपको PDF के लिए कुछ भी बोला जा रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पे आपके साथ दूसरा भी हो सकता है। ये जो आपका ऑफिशियल नंबर है केवल यही है 94 70 80 29 31। जितने भी मैसेज या कुछ भी जाएगा ये आपको मेरे तरफ से जाएगा। अगर आपको दूसरा कोई मैसेज कर रहा है दूसरे नंबर से तो समझ लीजिए वहाँ पे हम नहीं है, आपका दूसरा कोई भी हो सकता है। तो यही आपका ऑफिशियल नंबर है। जो भी चीज़ होगा इसी से होगा, हमसे बात होगा या आपको कॉल होगा या आपका मैसेज जाएगा, ये इसी से जाएगा। अनदर नंबर से जाता है तो समझ लीजिए आपके साथ कहीं नंबर से दूसरा कोई कॉल कर रहा है या दूसरा कोई मैसेज कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।